मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आज मोदी सरकार ने बेरोजगार युवाओं को डबल गिफ्ट दिया है। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी ने 18 महीने के अंदर 10 लाख भर्तियों का बड़ा ऐलान कर दिया है, तो वहीं सेना में आज से अग्निपथ योजना शुरू हो गई है और इसमें 4 साल के लिए युवाओं की भर्ती होगी। इसे लेकर विपक्ष मुखर हो चुका है। उसने अब पूछा है कि सरकार ने तो हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, बात 10 लाख तक कैसे आ गई। वहीं आज यूपी में भी योगी सरकार ने पुलिस विभाग में बहुत जल्द 40,000 पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। बेरोजगारी पर मोदी सरकार का अग्निबाण। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। 1.5 साल में 10 लाख नौकरी देगी मोदी सरकार। प्रधानमंत्री जी ने भारत सरकार के मंत्रालयों को, डिपार्टमेंट्स को निर्देश दिया है कि 10 लाख जॉब्स को जल्द से जल्द भरा जाए। देश के युवाओं के हित में ये निर्णय लिया गया है। डबल इंजन सरकार, डबल गिफ्ट रोजगार। इस पे 10 लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाना युवाओं में एक नए उत्साह का संचार हुआ है और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कभी ये नहीं कि जो कहा वो करके दिखाने का काम किया। तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के समक्ष हमारा लक्ष्य रखा था, गृह विभाग का, पुलिस का, भर्ती बोर्ड का, वो पूरा हो गया है। अब उन्होंने पूरा रिव्यू फिर से किया है। आज ही उन्होंने निर्देश ये दिए हैं कि लगभग 40,000 सृजित पद हैं ये, इनमें जो अब भर्तियां होनी है उनको प्रत्येक दशा में दिसंबर 2023 तक भर दिया जाए। 22 में रोजगार एक्शन, 24 का मोदी मिशन। करोड़ों लोगों को खास करके निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं और ये 10 लाख रोजगार की घोषणा जो की है प्रधानमंत्री जी ने, ये युवाओं के लिए एक माध्यम बनेगा। बम्पर नौकरियों का ऐलान, शुरू सियासी संग्राम। ये जो 10 लाख की बात हो रही है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार बनने पर हम लोगों ने वादा किया था कि जितने भी सरकारी पद खाली हैं उत्तर प्रदेश में, उन सबको भरा जाएगा। वो अकेले 10 लाख से ज्यादा पद हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के ही नौजवानों के लिए 10 लाख हैं कि पूरे देश के नौजवानों के लिए हैं? प्रधानमंत्री जी, ये नौकरियों का एक एक विभाग का चार्ट है, इसका जवाब भी दे दीजिए कि ये 30 लाख नौकरियां कब भरी जाएंगी और 16 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरी हर साल कब मिलेंगी। और अब आपको बताते हैं केंद्र और यूपी सरकार ने बेरोजगार नौजवानों के लिए आज क्या ऐलान किया है। तो डबल इंजन सरकार, डबल गिफ्ट रोजगार की बात हो रही है। 10 लाख लोगों की भर्ती योजना निकालेगी केंद्र सरकार। अलग अलग विभागों में ये भर्तियां होंगी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इसकी घोषणा की है और इसमें जो सबसे खास बात है, 1.5 साल में ये खाली पद जो है वो भरे जाएंगे। मतलब ये रिक्रूटमेंट 1.5 साल तक पूरी कर ली जाएगी। और सेना में भर्ती की अग्निपथ स्कीम लेकर आई है केंद्र सरकार, जिसके तहत 4 साल के लिए युवाओं को सेना में नौकरी मिलेगी। तीनों सेनाओं में 4 साल के लिए ये भर्ती होगी। ट्रेनिंग का टाइम मिला करके कुल 4 साल सर्व करेंगे ये युवा अलग अलग सेनाओं में। 4 साल बाद अधिकतम 25% को बुलाया जाएगा। मतलब परमानेंट कैडर में जो है जितने भी ये इस भर्ती परीक्षा के अंदर स्टूडेंट्स आएंगे, उनमें से 25% का प्लेसमेंट किया जाएगा 4 साल के बाद। यूपी पुलिस विभाग की बात करें तो कुल मिलाकर 40,000 भर्ती जो है वो उत्तर प्रदेश में जल्द ही पूरी की जाएंगी और महिलाओं की भी भर्ती इसके अंदर होगी। दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में ये भर्ती जो है वो पूरी कर ली जाएगी। लगभग 1.5 साल के वक्त में ये 40,000 पोस्ट जो है पुलिस विभाग की ये भर ली जाएंगी। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। एसएन सिंह जी हैं भाजपा प्रवक्ता, अभिषेक वाजपेयी जी हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर जनरल संजय सोई रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल,
अभिषेक वाजपेयी जी, ये बताइए कि बात यहां पर डबल इंजन सरकार की हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी पुलिसिंग में कहा जा रहा है कि 40,000 वैकेंसीज आ रही है, 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएंगी। केंद्र सरकार ने भी अब 10 लाख अलग अलग भर्तियों को मंजूरी दे दी है और सबसे अहम बात रही वो ये कि अग्निपथ भर्ती योजना जो सरकार लाई है उसके तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में काम करने का मौका मिलेगा। आप लोगों ने बेरोजगारी को, अटकी हुई भर्तियों को बड़ा मुद्दा यूपी चुनाव में बनाया था, लेकिन अब तैयारी 2024 की है। आपको लग रहा है कि सरकार ने जो वायदे किए उसको अब वो धीरे धीरे पूरा कर रही है? देखिए आस्था जी, सबसे बड़ी बात यह कि आपको याद होगा कि 13 दिसंबर 2021 में सरकार ने संसद के पटल पर एक आंकड़ा पेश किया था जिसमें से सेना में 1,22,555 भर्तियां थी, जिसमें से 10,000 वैकेंसियां जो थी वो अफसरों की थी। 2 तरीके की होता है, ओ और ओआर। ये बाकायदा होता है, सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं। तो इसमें अभी आप देखिए कि ये एक तरीके से जो अभी सरकार ने अग्निपथ जिसको दे रहे हैं, कहीं ये एक तरीके से संविदा की नौकरी हो गई। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज कि आप देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं। आप अगर आपको करना है तो आप इसका जो 4 साल की जगह आप कम से कम 10 साल इसको आप कीजिए। 3 से 4 साल तो लग जाता है आदमी को सीखने में, और उसके बाद जब आप उसमें से 25% लोगों को आप जॉब सेक्टर्स में भेजेंगे, तब उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इतनी सारी घटनाएं होती रहती, कहीं कोई गोपनीय सूचना लीक हो गई, कहीं किसी प्रकार की, क्योंकि जब ट्रेनिंग दी जाती है उसमें बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं कि किस तरीके से आपको जो हमारे चाहे एसएलआर हो गई, चाहे कोई भी चीज हो गई, उसमें उसका प्रशिक्षण बाकायदा दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें उन पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण बिंदु आपने उठाया अभिषेक वाजपेयी जी। एक तो ये कि 4 साल की ये जो नौकरी है सेना के अंदर, आप बता रहे कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब की तरह है, उसके बाद इन कैंडिडेट्स का क्या होगा, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 कि अगर ये लोग 4 साल सर्व करके निकलेंगे, 25% को मान लीजिए परमानेंट एब्जॉर्ब किया गया, जो बाकी का 75% है। आपको लग रहा है कि देश की गोपनीय सूचनाएं लीक हो सकती हैं, जासूसी जैसी घटनाएं बढ़ सकती हैं। तो ये जो आपकी चिंताएं हैं उस पर चर्चा के लिए डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ हैं, उन पर मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी एसएन सिंह जी इस बात का जवाब दें। देखिए, लाजिमी है कुछ न कुछ सवाल उठाना चाहिए विरोधियों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार आई है और प्रदेश में सरकार आई है, लगातार हम कार्य कर रहे हैं और प्रदेश की जनता हम पे इसीलिए विश्वास कर रही है क्योंकि हम कार्य कर रहे हैं। आप देखिए, लगभग 2017 से 22 के बीच में हम लोगों ने 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्तर प्रदेश में दिया था, और इन्होंने अभी कहा 1.5 करोड़ रोजगार तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों मिला के केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया था। मैं तो कह रहा हूँ आज खुले दिल से स्वागत होना चाहिए। अच्छे कार्य अगर आप कर रहे हैं निश्चित तौर पर उसका स्वागत होना चाहिए। आप विरोध करिए, ऐसे कार्यों का करिए, कारण बताइए और उसका निवारण बताइए। हर चीज का विरोध नहीं होना चाहिए। आप देखिए, अगर कोई सेना में जाता है और 4 वर्ष के लिए जाता है और उसमें छूट भी है कि आप वहाँ स्किल डेवलपमेंट की चीजों को सीख सकते हैं, निकलने के बाद आपको जो राशि दी जाएगी उसके माध्यम से भी आप रोजगार कर सकते हैं, और उसमें अगर कोई दुर्घटना हो जाती है उसका भी प्रोविजन है। आज सेना और जनता, आप किसी से भी पूछेंगी, सभी लोग खुशहाल हैं, क्योंकि अगर कोई प्यासा रहता है तो ये नहीं दिखाया जाता है कि हमारी टंकी में कितने हजार लीटर पानी है। अगर उसको 1 गिलास पानी देकर उसकी प्यास बुझाई जाए, उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। और सेना भी जो है वो युवाओं को सेना में आवश्यकता है, रोजगार भी मिलेगा इससे, और ठीक है एसएन सिंह जी, आपकी अपनी दलीलें हैं, आपकी अपनी दलीलें हैं कि जो यंग जनरेशन है देश सेवा की भावना उनके अंदर आएगी, क्योंकि 17.5 साल इसकी एलिजिबिलिटी एज है, 17.5 से 21 साल तक, मतलब ये 4 साल का टर्म जो है वो रहने वाला है। तो उस इनिशियल एज से ही देशभक्ति की भावना होगी, अनुशासन आएगा। तो आपकी अपनी दलीलें हैं सबको लेकर। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट। देवनाथ जी, आपसे समझना चाहेंगे कि विपक्ष चिंता यह जाहिर कर रहा है कि मात्र 4 साल के लिए अगर कोई आर्मी में सर्व करेगा तो क्या यह संभव है 4 साल के बाद जब वो निकले तो देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई गोपनीय जानकारियां बाहर आ जाएं, ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ वो ऐसा देख लें या जान लें, मतलब सेना में किसी करप्शन या देशद्रोह के किसी रास्ते की शुरुआत ना हो जाए? जी हाँ आस्था, आपने बहुत सुंदर मुद्दे उठाए हैं और मैं अपने पैनलिस्ट को बधाई देता हूं कि उन्होंने भी देश के बारे में चिंता करते हुए काफी रोचक सवाल पूछे हैं। मैं आपको बता दूं कि 4 साल की इस ट्रेनिंग के दौरान
उनकी ट्रेनिंग इतनी शानदार होगी कि देश के जो युवा हैं वो बहुत गर्व के साथ 4 साल के बाद सिविल साइड में जाएंगे। और मैं ना सिर्फ उम्मीद करता हूं, लेकिन मेरे को पूरा फक्र है कि हमारे देश के युवा देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। इस 4 साल में उन्होंने फौज के बारे में जो कुछ सीखा, उनको शायद काफी सीक्रेट चीजें भी पता होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है और फक्र है कि हमारे देश के युवा शायद देश के साथ ऐसी गद्दारी नहीं करेंगे। हाँ, मैं क्योंकि अभी पैनल में डिस्कशन हो रहा है, मैं डिफेंस में था, मैंने 34 साल की नौकरी की। मेरी एक रिकमेंडेशन है कि इस 4 साल में भारत सरकार कुछ ऐसा काम करे कि 4 साल के बाद जब युवा डिफेंस को छोड़कर सिविल में जाएं, तो शायद उनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीएपीएफ जैसे कि बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है या स्टेट पुलिस एजेंसी है, वहां पे एब्जॉर्ब कर लें। इससे उनका मनोबल बढ़ेगा और क्योंकि वो सरकारी पद पर सरकारी नौकरी में रहेंगे, तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार जो उनसे सिक्योरिटी की उम्मीदें हैं, हम उस उम्मीदों को भी कानूनी तौर पर लागू कर पाएंगे। बिल्कुल, और वो भी किसी नियम कानून के अंतर्गत आएंगे तो वो भी बाध्य होंगे। आपका ये सजेशन है सरकार के लिए। मेजर जनरल संजय सोई जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, 4 साल सेना में सर्व करने के बाद जब ये सिविल में वापस जाएंगे तो फिर क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी इन युवाओं के सामने? मान लीजिए कि 21 साल तक किसी ने सेना में नौकरी की, आमतौर पर 21 साल आप देखें तो जिसमें ग्रेजुएशन किसी ना किसी सब्जेक्ट में पूरा हो चुका होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में बच्चे होते हैं या इंजीनियरिंग बीटेक के फाइनल ईयर में बच्चे होते हैं, मेडिकल में भी फाइनल ईयर में बच्चे होते हैं, तो उनको पता होता है कि अब आगे जाके हमारा आगे ट्रैक क्या है, हमें कहाँ नौकरी करनी है। लेकिन 4 साल डेडिकेटिवली सेना में सर्व करने के बाद अगर उनको कैडर में एंट्री नहीं मिल पाती है तो फिर क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी सिविल में इनके पास? मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे समय दें, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूं, बिल्कुल फौजी एंगल से बात करूंगा मैं, किसी पॉलिटिकल उससे नहीं है, कि फौज को युवा चाहिए और एक देश का सभी, ये बात भी चलती रहती है आए दिन कि देश के हर युवक को सेना में नौकरी करनी, ताकि आज जो हम युवक मोबाइल से जुड़े रहते हैं, काउच पोटैटो बन गए, बिस्तर में पड़े रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, वो सब डिसिप्लिन आ जाएगा लाइफ में और बाद में कुछ भी करेंगे तो शायद वो बेहतर तरीके से कर पाए, जैसे देवनाथ जी ने भी कहा। लेकिन दूसरा कारण, एक छोटा सा मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करना चाहूंगा कि एक यहाँ पे देश की बहुत बड़ी संख्या में हम इनको ले रहे हैं। 75% सेना का हिस्सा पूरा ड्यूटी वाला होगा और 25% सिर्फ जो होगा वो एक कोर आर्मी होगी, जो मतलब जो परमानेंट आर्मी होगी, जो कि बहुत कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना, जो हमारे इंटरनल सिचुएशन है, कश्मीर है कि पंजाब में गड़बड़ होने की कोशिश कर रहे हैं, कभी लखनऊ है, नॉर्थ ईस्ट है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। जो हमारी डिप्लॉयमेंट है उसको देखते हुए आस्था जी, ये 3.5 साल बहुत कम है कि सैनिक देश में सीख पाए। मेरा तो बेसिक आर्म है इन्फेंट्री आर्म, जो कि टेक्निकल आर्म छोड़ दीजिए, यहाँ पर भी चाहे साइड में अलग लड़ाई, राजस्थान में अलग लड़ाई, पंजाब में अलग लड़ाई, अटैक, डिफेंस, पेट्रोलिंग, एम्बुश, ये काउंटर इंसर्जेंसी, एड टू सिविल अथॉरिटी, फिर अलग अलग हथियार, एंटी टैंक गाइडेड। तो क्या आपका सजेशन ये है संजय जी कि क्या इस 4 साल की अवधि को बढ़ाया जाए और परसेंटेज रखा जाए? 75% बहुत ज्यादा टूर ऑफ ड्यूटी के लिए। दूसरी बात में जो आप एम्प्लॉयमेंट वाली बात कह रहे हैं वो भी बड़ा जरूरी है कि अगर ये एम्प्लॉयमेंट इनके लिए इंश्योर नहीं किया, क्योंकि आपने बहुत अच्छा प्रशिक्षण होता है कि 4 साल बाद जब निकलते हैं, ट्रेंड होके निकलते हैं, तो उनको क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। ये बड़ा सरकार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर इनको नौकरी नहीं दी जाती है तो आप सोचिए, वो मिलिट्री ट्रेनिंग पाए हुए नौकरी नहीं मिली, 20 घंटे लोग के, वो कितना खतरनाक आदमी होता है, ये आप अंदाजा लगाइए। मेरे लिए 2-3 सजेशन है इसमें, छोटे से अगर आप दें, 1 मिनट और दें, बस छोटा सा। तो सीएपीएफ वगैरह देना जो, उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा, बिल्कुल ठीक है। उसके अलावा मैं भी अभी एक एसोसिएशन है सिक्योरिटी इंडस्ट्री, जहां पर भी आज सरकार ये सोच रही है कि काफी जो पुलिस के काम और सीआईएसएफ के काम प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री गार्ड होते हैं, प्राइवेट गार्ड, उनको दिए जाए, तो ये ट्रेंड लोग वहां पर भी जॉब कर सकते हैं। और जो आज सरकार की सोच है कि सीआईएसएफ भी कम की जाए, कुछ जो मिक्स हाइब्रिड सिक्योरिटी का सिस्टम है, जैसे विदेशों में है, कई जगह ज्यादातर प्राइवेट वाले ही करते हैं काम, वहाँ
पुलिस वगैरह कम करती है, जी। तो ये कई जगह जेलें और एयरपोर्ट भी इनके हवाले है। तो वो काम एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री सेक्टर है जहाँ पर भी लेकिन सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि इनको नौकरी जरूर अरेंजमेंट किया जाए, नहीं तो बहुत बिल्कुल, मतलब 4 साल बाद आगे का रास्ता क्या होगा इस पर भी क्लैरिटी आए, ताकि नौजवानों को ये महसूस हो कि सेना में 4 साल काम करने के बाद यदि परमानेंट नौकरी की संभावना वहां नहीं मिलती है, जो जाहिर सी बात है सबको नहीं मिल सकेगी क्योंकि 25% का ही सिलेक्शन वहां पर किया जा सकता है, तो आगे की राह आखिर क्या होगी। एसएन सिंह जी, आमतौर पर जो लोग आर्मी में सर्व करते हैं वो साथ में अपनी पढ़ाई भी चालू रखते हैं। हमने देखा है बहुत सी जगहों पे कुछ लोग रिटायरमेंट पहले लेके, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके बीटेक कंप्लीट कर लेते हैं तो इंडस्ट्री में शिफ्ट हो जाते हैं। तो इन 4 सालों में ऐसी क्या व्यवस्था होगी कि एक तरह से अपने करियर का बैकअप प्लान, 4 साल बाद यदि सेना में परमानेंट मौका नहीं मिला तो फिर आगे क्या करेंगे, ऐसी कोई व्यवस्था है इसके अंतर्गत? सारी योजनाएं इसमें, चूंकि मुख्य चीजों को आज बताया गया, अभी सारी चीजों की जानकारी सबको नहीं है। लेकिन आप देखिए 4 साल की उम्र 17 से 21 साल, वो 4 साल लड़के जो है किसी भी तैयारी में लगा देते हैं। अगर कोई व्यक्ति यहाँ जाना चाहता है और जाता है, निश्चित तौर पे उसको एक पारितोषिक भी दिया जा रहा है, और जब भी वो सेवानिवृत्त हो रहे हैं वहां से उनको 11 लाख रुपए की धनराशि भी दी जा रही है। कोई दुर्घटना हो रहा है उसमें भी दिया जा रहा है, और जितनी पैरामिलिट्री की जगह आएंगी निश्चित तौर पे प्राथमिकता के तौर पे इन्हीं को दिया जाएगा। और उसके बाद देखिए हमेशा से बात उठती रही है कि चारों तरफ से हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, और कभी भी आवश्यकता पड़ी तो ढेर सारे लोगों को लड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। उसमें भी अगर हमारे भारत के जवान, हमारे देश के नागरिक ट्रेंड है तो वो भी हमारी रक्षा, अपनी आत्मरक्षा और देश की सुरक्षा, देश के मान सम्मान के लिए खड़े हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम है, और तमाम अगर विपक्ष के द्वारा या सेना के लोगों के द्वारा जो कुछ भी आगे आएगा, और उसमें सुधार की गुंजाइश तो हर समय होती है। संविधान बना उसमें भी कई बार सुधार हुए, तो अगर कोई सुधार की गुंजाइश होती है तो निश्चित तौर पे उसमें किया जाएगा। लेकिन अभी तो जो कुछ भी फैसला लिया गया है भारत सरकार के द्वारा वह एक सराहनीय कदम है। आपके चैनल के माध्यम से मैं भूर उसकी प्रशंसा करता हूँ। अभिषेक वाजपेयी जी, जैसा एसएन सिंह कह रहे हैं कि कोई भी लॉ आता है तो संविधान के तहत ही व्यवस्था होती है कि आगे भी कुछ अच्छी बातें उसमें जुड़ते जाएं, तो अभी काफी सारे सजेशन सामने आ रहे हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो भी कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं। आप भी बतौर विपक्षी दल अपनी चिंताएं जो हैं वो जाहिर कर रहे हैं देश की सिक्योरिटी से संबंधित। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये जो एज होती है 17 साल से लेकर 21 साल, उसमें आर्मी के डिसिप्लिन से, वो कहते हैं कि उनके तरीके से यदि कोई तब के निकलेगा तो वो एक बेहतर सिविल सर्वेंट भी होगा जो हमारी सोसाइटी में जाएगा? देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं आदरणीय संजय जी का बहुत आभारी हूँ कि मेरे द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उन्होंने समर्थन किया है। और देवनाथ जी ने जो बात कही थी वो खुद भी इस बात को मानते हैं कि जो भी व्यक्ति होगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई भी व्यक्ति देशभक्त हो सकता है या देश का गद्दार हो सकता है। ये खुद भी जानते हैं, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जो आपका प्रश्न है, देखिए सबसे बड़ी चीज कि हमारे यहाँ पे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी जो पूर्व रक्षा मंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले एनसीसी में तकरीबन 10 से 15% की सीटें रिजर्व कराई थी। रिजर्व कराने की उन्होंने घोषणा की थी, उसपे देश को आगे ले चलने के लिए बाकायदा प्रावधान किया। आप देखिए तकरीबन 10 से 15% का जब पूरे देश में अगर आप आकलन करेंगे तो बहुत ज्यादा उसके नंबर्स आ जाएंगे। तो वो जो बेसिक चीज होती है ग्रेजुएशन से लेकर के, आप देखिए कि एनसीसी को बढ़ावा देने के लिए हम इंटरमीडिएट से चालू करते हैं, और ग्रेजुएशन में जब व्यक्ति जाता है तो ए सर्टिफिकेट, बी और सी के लिए बाकायदा अलग अलग कैटेगराइज होता है, उसकी ट्रेनिंग पे अलग अलग मार्क्स डिपेंड किए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज थी। अगर हम इसमें इंप्रूवमेंट करके 4 साल को ना देख करके अगर हम एनसीसी के और प्रावधानों में बढ़ोतरी करा करके, जो लोग पहले से आर्मी अटैचमेंट के कैंप्स के माध्यम से आर्मी विंग का एक बाकायदा पूरा नेवल हो, चाहे हमारा फील्ड का हो, इन्फेंट्री चाहे किसी भी जगह का हो, बाकायदा उसको बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं, और जो कि हमारे नौकरी में भी प्रावधान होते हैं, उसको बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट उनको मिल सकता था। ये जो 4 साल है ये सिर्फ सरकार का प्रोपेगेंडा है, जो कि एक संविदा के तौर पे नौकरी कही जाएगी और कुछ नहीं कही जाएगी। ठीक है, आपने वो वही बड़ा आरोप एक बार फिर से लगाया सरकार पर। एसएन सिंह जी, ये कहा जा रहा है कि 2024 में, ठीक है मैं ये सवाल आपका ये पॉइंट में एक बार ले जाऊं उनके पास, क्योंकि फिर डिफेंस एक्सपर्ट अपनी बात विस्तार से रखना चाहते हैं, उनको थोड़ा ज्यादा समय देना होगा। एनसीसी में ऑलरेडी 3 से 4 साल लोग ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद बी सर्टिफिकेट किया हुआ, सी सर्टिफिकेट किया हुआ है।
ठीक है, इस पर और क्लैरिटी हम डिफेंस एक्सपर्ट से लेंगे। अभिषेक जी, इस पर और क्लैरिटी हम डिफेंस एक्सपर्ट से लेंगे कि ये सजेशन कितना कारगर हो सकता है, या आप कह रहे हैं कि ऐसी एक व्यवस्था एनसीसी के अंतर्गत पहले से चल रही है। लेकिन एसएन सिंह जी, यहां पर एक आरोप ये भी लग रहा है कि 2024 नजदीक है अब, क्योंकि 2022 में आप बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरे थे, पेंडिंग भर्तियों के मुद्दे पर घिरे थे, वही स्थिति कहीं 2024 में ना पैदा हो जाए, इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है। और ये तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी की तरह लग रहा है, ये विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही। देखिए, जनता ने तो हमें चुना है कार्य करने के लिए, और इनको चुना है आवाज उठाने के लिए। 2014, 17, 19, 22 कई बार ये झूठी आवाज उठा सकते हैं, और जनता भी नापसंद कर चुकी है इनको, क्योंकि अपने समय में इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। और आज हम जो कार्य कर रहे हैं, जनता सर आंखों पे उसको रखी हुई है। देखिए, स्किल डेवलपमेंट के ढेर सारी योजनाओं को इसमें रखा गया है। मैं बड़े भाई से वही कहा विनम्रता से, आज कुछ चीजों को बताया गया है, उसके माध्यम से भी लोग, और उसमें शिक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है कि आप कोई भी कोर्स करेंगे सेना के माध्यम से कराया जाएगा, और वो डिग्री भी सेना के माध्यम से दिया जाएगा। 4 साल का समय ज्यादा नहीं होता है, और आने वाले समय में जो बात आपने कहा वो तब के निकलेंगे, और राष्ट्र निर्माण में जो उनका योगदान होगा उसकी आवश्यकता है। आज देश में ऐसे सोच के लोग ज्यादा हो गए हैं जो देश विरोधी नारे लगाते हैं। अगर देश को मानने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाले लोग होंगे जो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, राष्ट्र निर्माण में उनकी अच्छी भूमिका होगी, मुझे लगता है ऐसे पहल का स्वागत होना चाहिए। टेक्निकल बातें आपको जो है हमारे एक्सपर्ट जो बैठे हैं वो बता दें। ठीक है, एसएन सिंह जी और अभिषेक वाजपेयी जी, आपके पास एक बार फिर लौटूंगी। अब की बार हम चर्चा करेंगे यूपी सरकार की, जिसने ऐलान किया है कि पुलिसिंग में भी अब 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज आने जा रही हैं और 1.5 साल के अंदर इनको पूरा किया जाएगा। उस पर हम चर्चा करें, लेकिन उससे पहले केंद्र सरकार ने जो बड़ा ऐलान किया है, देवनाथ जी ये बताइए कि चिंता यहां इस बात को लेकर है कि 4 साल बाद उस बैच का आखिर क्या होगा? क्या इसे, जो ऑपोजिशन कह रहा है कि ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे पर ना घिरे, बहुत समय से सवाल भी उठ रहे थे कि आर्मी में कोई वैकेंसी नहीं निकली है, तो अब एक कॉन्ट्रैक्चुअल सी दिखने वाली नौकरी लग रही है। क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट है, तो आप इस बात को समझाइए नौजवानों को कि क्या इसे ऐसे ही लेना चाहिए कि मात्र एक कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी है और 4 साल बाद हमें कोई वास्ता नहीं रह जाएगा, या हम क्या करेंगे? ऐसे प्रश्न आने चाहिए नौजवानों के मन में। जी हाँ आस्था, ये मुद्दा बहुत बड़ा है कि 4 साल के बाद क्या होगा। देखिए, मैंने फौज में 34 साल नौकरी की है। हम भी चाहते हैं कि फौज में जो उनका एज प्रोफाइल है वो यंग रहे, तो मेरे इसमें कुछ सजेशन है। एक सजेशन तो ये है कि सरकार ऐसी व्यवस्था कर सकती है कि जब ये लोग फौज में नौकरी कर रहे हैं उसके दौरान इनकी बढ़िया ट्रेनिंग की जाए, आईटीआई से कराई जाए या इनको डिप्लोमा दिए जाए, ताकि ये रिटायरमेंट के बाद, फौज छोड़ने के बाद बाहर अच्छी तरह से सिविल जॉब में एब्जॉर्ब हो सकें। मेरे ख्याल से इस तरह की सोच शायद अभी काम कर रही है, लेकिन इसको वास्तविक जामा पहचानने की जरूरत है। दूसरी चीज, देखिए, ये युवा 4 साल तक देश की सेवा करेंगे, तो मेरा एक सुझाव है कि फौज छोड़ने के बाद अगर ये स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी करना चाहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करना चाहते हैं, तो उसमें जो एंट्री का एज लिमिट है वो इन युवाओं के लिए 4 साल बढ़ा दिया जाए। जैसे अगर किसी कहीं पर अगर 27 साल तक एक युवा सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकता है, तो इन युवाओं को 27 साल प्लस 4 साल यानी 31 साल की उम्र तक उस सरकारी पद के लिए आवेदन करना, रिटन टेस्ट देना और इंटरव्यू करके ज्वाइन करना अलाउ कर देना चाहिए। इससे इस समस्या का काफी हद तक निदान होगा। तीसरी चीज ये भी कर सकते हैं कि देखिए, ये समझना पड़ेगा कि ये जो युवा हैं ये देश की सेवा कर रहे हैं। आज जितने पॉइंट सामने आए हैं उसके हिसाब से भारत सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि इनके लिए बहुत बड़ी इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाएगी। शायद 48 लाख रुपए अगर उनको देश के लिए जान न्यौछावर करने पड़े तो इसके साथ उस युवा को जितनी साल उसकी नौकरी बची थी, 2 साल या 1 साल, बिल्कुल। तो आप ये समझाना चाह रहे हैं कि सर्विस बेनिफिट्स बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे नॉर्मली आर्मी की नौकरी में सबको मिलते हैं। अब मेजर जनरल संजय सोई जी, 4 साल के बाद जो सेना को सर्व करने के बाद लोग बाहर आएंगे, मान लीजिए अब वो सिविल में जाएंगे, किसी को सिविल सर्विस की तैयारी करनी है, किसी और सरकारी नौकरी में अप्लाई करना है, या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई जॉब करनी है, तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ये तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो क्या ऑप्शन इनके पास रहेगा? 21 साल का होने के बाद क्या ये वापस ग्रेजुएशन करेंगे या बीटेक करेंगे? क्या होगी आगे की राह?
नहीं, ऐसा है आस्था जी कि ये वाकई में आपका जो सवाल है ये काफी चैलेंजिंग सवाल है। आवाज आ रही मेरी ठीक से? जी। तो इसमें क्या है कि आप देखिए, जैसे देवनाथ जी ने बताया है, बिल्कुल ठीक उन्होंने सजेशन दिए हैं कि जहां भी जॉब्स हैं वहां एक तो कोई रिजर्वेशन दी जाए और उनका एज लिमिट 4 साल बढ़ाया जाए। ये बड़ा वाजिब सजेशन है, बहुत अच्छा सजेशन है। और दूसरी बात यह है कि इनकी देखभाल करनी पड़ेगी, ये सरकार ने एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, नहीं तो इतने ट्रेंड सोल्जर निकल के बाहर आएंगे। तो ये एक काफी बड़ा, और ये ट्रेंड सोल्जर को वेस्ट क्यों किया जाए, ये एक संपत्ति है बहुत बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ट्रेंड सोल्जर के लिए हम ये भी नहीं कह सकते संजय जी और देवनाथ जी कि वो किसी एजेंसी में जाकर गार्ड बन जाए या इस तरह की कोई नौकरी करे या किसी का बॉडीगार्ड बन जाए, तो ये भी तर्कसंगत नहीं लगता। नहीं, ऐसा है कि जिस प्रकार से आज सरकार सोच रही है कि जहां पर की थोड़ा हाई लेवल के, मैं इस तरह के RWA के गार्ड की बात नहीं कर रहा हूं, जहां पर वो CISF को रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। होम मिनिस्टर ने बयान दिया था कि आज हाइब्रिड सिक्योरिटी होगी, जहां जहां CSF लगी है तो वहां पे नेचुरली उनकी पे और पक्स बेटर रहेंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि वहां पर हाईली ट्रेन्ड गार्ड चाहिए होंगे। तो वहां की मैं बात कर रहा था, जो आज रेजिडेंशियल एरिया में, वहां पे बिल्कुल मैं भी नहीं चाहूंगा कि ये उनका जो टैलेंट की बर्बादी है वो बिल्कुल मैं आप चीज खास तौर पर जब देश की सरकार 4 साल तक इनको अपने साथ रखेगी सेना में, इनकी ट्रेनिंग पर प्रॉपर खर्च होगा, इनको हर तरीके से इक्विप किया जाएगा, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है अपने देश के एक ऐसे नौजवान पर जिससे उम्मीद की जाती है कि वो यहां से निकलने के बाद वापस राष्ट्र सेवा में जो है वो अपना योगदान दे सके। अभिषेक वाजपेयी जी, यूपी सरकार की बात करें तो हमेशा से कहा जाता है डबल इंजन की सरकार है, भर्तियों का मुद्दा, पुलिसिंग में भर्तियां नहीं निकल रही हैं, आपने बड़ा मुद्दा चुनाव में बनाया, लेकिन अब 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज पुलिस में आ रही हैं यूपी के अंदर, और एक पुलिस भर्ती सपा सरकार में भी आई थी और कहा जा रहा था उस वक्त जबरदस्त भ्रष्टाचार हुआ था। अब आपको लग रहा है कि सरकार जिस 100 दिन के एजेंडे को लेकर चल रही थी, 100 दिन के रिपोर्ट कार्ड की बात कर रही थी, उस पर अब काम शुरू हो चुका है? देखिए आस्था जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, लेकिन उसके पहले जो बात है वो मैं कह दूं आपको कि देखिए एनसीसी में पहले से ही ऐसे प्रावधान हैं, जैसा कि अभी देवनाथ जी ने और आदरणीय संजय जी ने बताया हुआ, बिल्कुल ये पहले से ही प्रावधान है और बाकायदा उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है और तकरीबन एक साल के अंदर 8 से 12 कैंप आर्मी अटैचमेंट के साथ कराए जाते हैं कॉलेजेस से, जिसमें आर्मी के सभी व्यक्ति उनको ट्रेनिंग देते हैं, चाहे SLR से लेकर के चाहे हमारे इन्फेंट्री में जितनी भी चीजें आती हैं उन सब चीजों के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है और बाकायदा हर एक तरीके की ट्रेनिंग जैसे आर्मी वाले करते हैं, उनके खाने पीने से लेकर के उस तरीके की ट्रेनिंग वो सारे करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि जब एनसीसी में ऐसे प्रावधान हैं तो उनको आगे ना बढ़ा करके हम ये 4 साल का नया एक्सपेरिमेंट हम क्यों कर रहे हैं, जहां पे अभी संजय जी अभिषेक जी ठीक है, क्योंकि अब मतलब शो क्लोज करने का भी वक्त है। आपने ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट सामने रखा है कि आपका कहना है कि एनसीसी में पहले से प्रोविजंस हैं तो उसी को क्यों नहीं एक्सपैंड किया जाता, लेकिन मेरा सवाल यूपी सरकार को लेकर भी था। 40,000 से ज्यादा भर्तियां आ रही हैं पुलिसिंग में, अब क्या कहेंगे आप? 20 सेकंड, उसके बाद एसएन सिंह। बिल्कुल, देखिए आशा जी, सबसे बड़ी चीज है कि 2017 में जब अभी इन्होंने 2021 में बाकायदा यूपीएसआई के लिए इन्होंने जो भर्ती परीक्षा कराई थी, जो 6 स्टेटों में बैन थी, इतने सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मध्य प्रदेश सरकार ने तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया उस एजेंसी के ऊपर, और इन्होंने 2021 में उससे परीक्षा कराई, 6 साल का उसके ऊपर बैन था, 2017 में लग चुके थे 6 स्टेटों में। आपने देखा कि कैसे तकरीबन 22 लोगों ने आत्महत्या कर ली बच्चों ने, और वो अपनी मांगों के लिए इधर उधर जाते रहे, सारे पेपर्स में दिखाया, आपके चैनल में दिखाया, सबने दिखाया, लेकिन सरकार कहती है किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो सरकार को कुछ भी कह सकती है, जब आप सदन में बैठ करके झूठ बोल सकते हैं तो ठीक है अभिषेक जी, आपने वो किसके आगे न्याय मांगेंगे? ठीक है, आपने एक बार फिर से आरोप लगाया है कि सरकार सदन के अंदर झूठ बोल रही है, ये तो बहुत बड़ा आरोप है एसएन सिंह जी। और ये जो भर्तियों के जिक्र अभी कर रहे थे, हालांकि दूसरे स्टेट की बात अभिषेक जी ने उठाई, लेकिन कहा यह गया कि वहां से भी करप्शन सामने आया है। अब ये 40,000 से ज्यादा की भर्तियां ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, कोई सवाल ना उठे, इसको कैसे सुनिश्चित करेंगे? आस्था जी, अभिषेक जी जो जैसा आदमी दिखा रहता है उसी तरह का चरित्र की तरह करता है। अभिषेक जी ये देखे हैं कि 20 करोड़ रुपए इनके हम महंगाई भत्ता हम लोग बांटते हैं और 15 करोड़ बांटने में लग जाता है। उस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं करेगी।
निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से भरोसा दिलाता हूं कि इटावा में वो लिस्ट नहीं बनेगी कि जिसका लिस्ट में नाम होता था वही होता था। अभी 9000 SI का रिजल्ट आया है। बहुत पारदर्शी और ईमानदार तरीके से योग्यता हमारा आधार है। हमारा आधार जाति, धर्म और क्षेत्र नहीं है, और उसी तरह से हम काम करेंगे। आज देखिए 5 साल में हमने काम किया, इसी नाते ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज हम नंबर 2 पर हैं, अर्थव्यवस्था में नंबर 2 पर है, सर्वाधिक मेट्रो वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक जो है एक्सप्रेस वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। आज सबसे पहला रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में चलने जा रहा है। चलिए ठीक है, ये तमाम उपलब्धियां आप चुनावी मौसम में भी सामने रख रहे थे, और अब जो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड बनने जा रहा है, भर्तियों को लेकर जो सवाल विपक्ष ने उठाए थे चुनाव के दौरान, अब एक एक करके सरकार जो है वो भर्तियां पूरी करेगी। उसके लिए जो लक्ष्य रखा गया था, देखना होगा कि इस बार भर्तियों पर क्या कुछ सवाल उठते हैं, या अभी तक जो हमने देखा है कहीं पेपर लीक आउट का मसला या कहीं भर्ती में करप्शन, इस तरह का मामला तो सामने नहीं आ जाता है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और महाबहस में फिलहाल इतना ही, सीधा रुख करेंगे आरज़ू का।